दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक दीक्षित और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। आज अंतिम चरण 7वें चरण का मतदान होने वाला है 7 तारीख को। इसका प्रचार समाप्त हो चुका है। इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर और जैसा कि आप सभी ने देखा 2-3 दिनों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पे मौजूद थे। इसके अलावा परसों ही उनके रोड शो के बाद सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने रोड शो किया। उसके बाद राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी भी आकर के काल भैरव में दर्शन किए। और यहाँ का जो भी मिजाज है इस समय चुनाव को देखते हुए, परसों वोटिंग होगी। अभी कह नहीं सकते आप कि इस समय उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट आ रही है, कौन सरकार बना रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, अगर बातचीत करना चाहें तो क्या बता रहे थे आप? हम इनसे बस इतना एक ही बात कहना चाहते हैं सर। हमसे नहीं, सरकार से या ये बीजेपी प्रवक्ता हैं, मतलब बीजेपी प्रवक्ता कहा गुरु, मतलब बीजेपी प्रवक्ता बनाए दिल है। मतलब आप समझ लीजिए सपोर्टर हैं। चलिए नागरिक है, ठीक, जिम्मेदार एक पढ़े लिखे नागरिक। मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बहुत राजनीति के बारे में जानकारी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं बस आपसे 2 ही बात पूछना चाहता हूँ सर, कि बीजेपी का ऐसा कोई भी 4-5 काम आप गिना दीजिए जिससे मुझे या किसी गरीब को 2 रुपये का फ़ायदा हुआ हो। आपके घर में पर्सनली, आपके घर में किसी ना किसी को 2 रुपये का फ़ायदा कहीं ना कहीं हुआ हो। 100 रुपये का तेल ना लेना पड़ा हो, 200 रुपये का सरसों तेल ना लेना पड़ा हो, 60-70 रुपये 90 रुपये मिलने वाला फॉर्च्यून 100-150 रुपये लीटर ना मिलना पड़ा हो। और कहीं ना कहीं जाके कितनी सारी पेट्रोल का दाम बढ़ा, ट्रैवल्स का दाम बढ़ा, हर सामान का सब कुछ कहीं ना कहीं बाहर से आता है, हर चीज़ें का दाम बढ़ा, आटा चावल गेहूं तेल सब चीज़ का दाम बढ़ा। सर इसमें बताइए कहाँ मुझे फ़ायदा है? 1000 रुपये का सिलेंडर ले रहा हूँ, पहले 600-700 का शायद सिलेंडर आता था, उसमें सब्सिडी भी आता था 200-250 रुपये, उसमें सब्सिडी भी आता था। बढ़ाए तो सब्सिडी भी देते थे कि चलिए कुछ बचत होगा। अब 1000 रुपये का कर दिए, कोई सब्सिडी का नामो निशान नहीं। अब बताइए सर, जो लोग 6000-7000 की प्राइवेट कंपनियों में जाके खट रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें वो बच्चों को पढ़ाएंगे। सब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते, सरकारी स्कूल इतना अच्छा है नहीं। हर गरीब चाहता है मैं अब कमाऊँ, 2 रोटी ज़्यादा कम खाऊँ, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजूँ। लेकिन प्राइवेट स्कूल में भेजने का मतलब है सर, कहीं भी जाएंगे आप प्राइवेट, 800-1000 रुपये फीस है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर 2 बच्चा है तो उसकी पढ़ाई के ऊपर कम से कम 3000 रुपये खर्चा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब जो 6000 रुपये कमा रहा है वो 3000 रुपये फीस भरेगा, 100 रुपये का तेल खरीदेगा, कि 200 रुपये का सरसों का तेल लेगा, कि 1000 रुपये का सिलेंडर लेगा, कि वो क्या क्या। अब इसी में कोई बीमार पड़ जाए उसके घर में, एक दवा देख रहे हैं आप कितनी महंगी है। अगर आप आधे घंटे के लिए किसी को भर्ती कर दीजिए, 6000, 7000, 10,000 का बन जा रहा है नहीं, खाली वो बेहोश हो जा रहा है, तभी 2 बोतल ग्लूकोज का चढ़ा के 8000 का बिल बना के थमा देते हैं। जितने बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे उतना बड़ा बिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भ्रष्टाचार तो ये सरकार नहीं कर रही है, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब सरकार थोड़ी चाह रही है कि तुम हॉस्पिटल में बैठ के भ्रष्टाचार करो, लेकिन हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं ना। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की। आप कह रहे हैं फ्री राशन मिल रहा है, क्या कहेंगे तर्क में इनके जो इन्होंने क्वेश्चन उठाए? आप क्या जवाब? मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इनके सवालों को सुन करके मुझे ऐसा लगा है कि इस बंदे के अंदर ऐसी आग है कि मतलब गवर्नमेंट को ले करके ये मतलब डिबेट कर रहा है। इस जो इन्होंने आपसे एक प्रश्न पूछे हैं उनके तार्किक जवाब मैं उनके तार्किक जवाब देना ये चाहूँगा। इनका पहला क्वेश्चन था कि सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए, सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए। हमारे यहाँ है एक गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल कंपनी है ना, वो हम लोगों को गैस सप्लाई करती है। गैस पहले हम लोग बनाते थे ना, हम लोग बनाते थे, गैस का मैन्युफैक्चरिंग होता था, फिर लोगों को प्रोवाइड कराया जाता था। धीरे धीरे जैसे कि हम जब 1990 के दशक में थे तो उस समय महंगाई, इन्फ्लेशन किस स्तर पे थी, आज किस स्तर पे पहुंच चुका है। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, ठीक है। उस हिसाब से जैसे कि हम लोगों का जो मतलब कि मौद्रिक मूल्य है, हमारे देश का जो मुद्रा की वैल्यू है फॉरेन से, पहले हमारा मतलब कि 1990 के दशक में देखते हैं तो हमारा $1 का जो होता था, $1 का हमारा आता था 50 से 60 रुपये। आज हमारे मतलब मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिर गई है, मुद्रा की वैल्यू गिर गई है, महंगाई बढ़ गई है। आज वो 75 रुपये का $1 मिल रहा है ना, 75 रुपये का $1 हो रहा है। अब उसको
मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा जो सरकार है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कल्याणकारी सरकार है, कल्याणकारी और लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक जैसे कि आप अभी बोले हैं भैया कि सरकार हमको 2 रुपये का क्या फ़ायदा दी है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपने 2 रुपये का क्या फ़ायदा ली है। सरकार जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट पैदा करती है आपसे टैक्स के रूप में लेगी, हमसे टैक्स के रूप में लेगी। जैसे सब्सिडीज़ दे रही थी, सब्सिडीज उचित नहीं लगा, सब्सिडीज बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ गया है। जब एक्सपेंडिचर और उसको मेंटेन करने के लिए अब हमारे देश का राजकोषीय घाटा भी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं, आय के स्रोत कम होते जा रहे हैं, तो हमारे राजकोष का घाटा होगा। जब राजकोष का घाटा होगा जब राजकोष का घाटा होगा तो सरकार की घाटा होगी। जब सरकार की घाटा होगी तो इनडायरेक्ट रूप से हमारी घाटा होगी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्रात्मक सरकार है, लोगों द्वारा सरकार बनाई गई है। तो जब वहाँ घाटा होगा तो इसलिए वो सब्सिडीज बंद कर दिए, क्योंकि उसको वहीं उचित लगा। पहला आपका आंसर है ना। और दूसरा आप बोले कि लोग 8 से 10 हज़ार रुपया कमाते हैं, सरकारी स्कूल में ना पढ़ाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सर आप कहें कि डॉलर के हिसाब से हमारे रुपया गिर गया है, क्यों सर? क्यों गिर गया? सरकार की नाकामी है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, रुपया मतलब कि हमारे डॉलर के हिसाब से हमारे देश का रुपया कमज़ोर हो गया ना। ये क्यों कम हो गया मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे जो देश के बुजुर्ग हैं ना, उनके मानसिक में एक चीज़ भरा हुआ है। हमारे देश के जीडीपी बनाने की मुख्य रूप से 3 सेक्टर्स हैं। मतलब प्राथमिक क्षेत्र, हिंदी में थोड़ा प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ऐसा है जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू इनको समझा रहा हूँ। जैसे कि आप एक किसान हैं, आपके 4 लड़के हैं ना, चारों लड़के उसी सेक्टर में लगे हुए हैं, खेती वाले में, प्राइमरी सेक्टर में। आप 5 बीघे की खेती करते हैं, 5 कुंटल पैदा करते हैं। वो चारों लड़के आपके पास लगे हुए हैं, वो लग रहे हैं तो भी कितना पैदा हो रहा है? 5 ही कुंटल पैदा हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना। और आप कह रहे हैं कि लड़के हमारे हैं, करेंगे तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे। जब प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे तो हमारे देश का मुद्रा एक्सपेंडिचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो खर्चे को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट लोन भी तो लेगी। जब गवर्नमेंट लोन लेगी विदेशों से तो हमारे मतलब डॉलर के अकॉर्डिंग हमारे जो मुद्रा की वैल्यू तो गिरेगी ही गिरेगी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि सरकारी जॉब बच्चे ना चाह करके खुद आत्मनिर्भर बने, वो जॉब लेने के लिए नहीं देने वाले बने जी। इससे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा कि घटेगा? आप ये बताइए। तो बढ़ेगा, बिल्कुल। जीडीपी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बाहर की जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे मोदी जी बुला रहे हैं कि आइए इन्वेस्ट कीजिए, हम ही लोग को बुलाएं, हम ही लोग पे पैसा खर्च करें, बिल्कुल, कि हम लोग इन्वेस्ट करके अपने ही देश के लोगों को नौकरी दें। जैसे दिल्ली की सरकार अभी स्टूडेंट्स पे कर रही है, आपको पता होगा कि नहीं होगा? क्लास 10 से उनके जो भी बिजनेस आइडिया उसको उस पर इन्वेस्ट करा रही है, वो लोग फ्लॉप हो जाए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ आइडिया निकलेगा। ठीक है। दिल्ली की जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी अच्छी है, सब कुछ फ्री देने के बाद भी क्यों हमारे देश में और दिल्ली में ऐसी क्या फ़र्क है, क्या कमी रह गई हमारे देश में? मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली एक यूटी है, 46 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई एक बहुत सुसज्जित शहर है भारत का। सुनिए, इनकम भी तो है, सुनिएगा, छोटा सा ना। अब जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिद है। हाँ, राशिद। आपसे कह दिया जाए कि 1 बीघे का खेत है, आपको उसको मेंटेन करना है तो आप अच्छे से कर लेंगे। यदि आपको कह दिया जाए कि 10 बीघा का खेत है तो आप उसे मेंटेन नहीं कर सकते। 10 बीघे का खेत है, 10 बीघे को खेत को मेंटेन करने के उतना पावर भी तो दिया जा रहा है सर। बिल्कुल, पावर दिया जा रहा है। आप सीएम ऑफ दिल्ली, सीएम उत्तर प्रदेश, ठीक है, दोनों लोग आ जाएंगे तो आप किसको बड़ा मानेंगे? उत्तर प्रदेश के सीएम को। सर क्यों? उसके पास ज़्यादा उसके पास काम है, सीएम है, सीएम दोनों है। सीएम में अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर काम के हिसाब से देखा, जिम्मेदारी के हिसाब से देखा जाए तो इनके पास बड़ा एरिया है, लेकिन उतना पावर है इनके पास, इतने उनके पास हाथ है, इतने मंत्री हैं, इतने पुलिस वाले, इतने सरकारी ऑफिसर, इतने सेक्टर है उनके पास। दिल्ली के पास कम है, उसके पास उस हिसाब से। बड़ी बड़ी देशों का देख लीजिए, अमेरिका
है तो उसको उसने हिसाब से वो मैनेज कर रहा है। रशिया है अपने हिसाब, यूक्रेन का वार देख लीजिए, वो मैनेज नहीं कर पाया। नहीं ठीक है क्यों? समझ रहे हैं आपकी बात को। अब जैसे आप कह रहे हैं कि उसके उनके बहुत ज़्यादा हाथ हैं ना, बहुत ज़्यादा हाथ क्यों हैं? बहुत ज़्यादा हाथ क्यों? क्योंकि बड़ा उनका क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। अभी मेरे पास ट्रैवल्स का बिजनेस सुनिए, है, मेरे पास ज़्यादा काम, अगर मेरे पास ज़्यादा गाड़ियाँ सुनिए, रहेंगी, दिल्ली की मात्र जनसंख्या 10-12 लाख है, ठीक है, उस हिसाब से उनके पास, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 26 करोड़ ना। तो जब उनके लंबे हाथ हैं, दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? सॉरी, दिल्ली की जनसंख्या मतलब करोड़ों में है, और उत्तर मुझे नहीं पता है, मतलब करोड़ों में है, और 3 करोड़ शायद ना 1 करोड़ से अधिक है। तो और हमारे मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 26 करोड़ है ना। तो जब 26 करोड़ को मेंटेन करना और 2 करोड़ को मेंटेन करना में तो अंतर रहेगा ही। क्यों अंतर रहेगा सर? क्यों नहीं रहेगा? गोवा को मेंटेन कर लीजिए, गोवा भी तो मेंटेन हो रहा है। बिहार को मेंटेन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? बार बार गोवा और दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं? बिहार भी तो हो रहा है। क्या हो रहा है? बिहार सुनिए, बीजेपी की बिहार में 100 किलोमीटर जाने के लिए, बिहार में 100 किलोमीटर जाने के लिए आपको 4 घंटे का समय लगेगा, और हमारे उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर जाने के लिए 1.5 घंटे का समय लगेगा। क्यों? बिहार में भी तो बीजेपी के दोस्त का ही सरकार है। मैं क्या आपसे बोला हूँ? मैं बात करने से पहले बोला हूँ कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं किसी भी सरकार को गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि विचारधारा से मिलती हुई सरकार का ही तो वहाँ भी सरकार है सर। मोदी जी की विचारधारा से मिलती हुई हो, कुछ भी हो, मैं आपको सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। मैं एज ए सिस्टम के बारे में सिर्फ बात कर सकता हूँ। मैं किसी सरकार का बड़ाई बुराई या फिर ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, मैं कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ। मैं एक इंडिया का नागरिक हूँ, और नागरिक को किस तरह से सोचना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं ना, जैसे आप क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, आप घर चलाने के लिए कह रहे हैं कि 7,000 रुपया कमा रहे हैं, और 7,000 में हम कैसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं ना। मेंटेन करा भैया, आप तो घर चलाने के लिए परेशान हो गए, तो देश चला रहा है। मेरा घर चलना चाहिए ना सर। आपका घर चलना चाहिए, तो उसका भी तो देश चलना चाहिए। मुझे तो जिंदगी भर अपना घर चलाना। वही, उसको कौन भेजा है वहाँ? पब्लिक रिप्रेजेंटेटर है। मैं ही भेजा हूँ। आप ही भेजे हैं ना, वो आपके नौकर हैं। मेरे नौकर हैं। वो आपके नौकर हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वो आपके नौकर हैं। जब हमारे लिए नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, बताइए आप। आपके लिए नहीं करेंगे, आपके लिए क्या नहीं किए मतलब हैं? क्या फ़ायदा हुआ है उनको लाके? हमको पछता ही तो रहे हम। क्या फ़ायदा हुआ है उनको लाकर? क्या फ़ायदा? आप बस फ़ायदे गिनाइए ना सर, 3 फ़ायदे गिनाइए। हाँ, देखिए, फर्स्ट फ़ायदा, मुझे फ़ायदा होना चाहिए, मैं उसमें कहूँ कि अच्छा, ये बताइए एक सिंपल सी बात बताओ, देश के लिए प्रधानमंत्री हैं या आपके व्यक्तिगत के लिए? देश हम ही से तो देश है सर, हम ही से तो देश है जी सर, हम ही से तो देश है। फायदा होगा। मैं व्यक्तिगत, जैसे व्यक्तिगत फायदे गिनाए जाए या फिर जो है? सर एक बात बताइए, ये पुल बनाने का क्या मतलब? मेरे घर के बच्चे भूखे मरे, मेरे पूरे गांव के बच्चे भूखे मरे, ये पुल बनाने का क्या मतलब है? पहले मेरा पेट, नहीं, देखो रोड भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, रोड भी पेट जरूरी है। मैं जिंदा रहूंगा तभी तो रोड पे चलूंगा। आज 23 लाख करोड़ टैक्स आता है। बिल्कुल। पिछले जो 70 साल में टैक्स आया, वो 7 साल में टैक्स इन्होंने वसूला है। एकदम 70 साल का काम 7 साल में किया है क्या? 21 साल में दोगुना हो गई है। 21 साल में दोगुना हो गई है। 7 साल में खुला है, 70 साल का काम इन्होंने 7 साल में करके दिखाया है क्या? बिल्कुल। क्या करके दिखा, बताइए हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड, सुनिए, बनाए, कितने विश्वविद्यालय नए बने, कितने बड़े बड़े अस्पताल नए बनाए। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 125 करोड़ फीस लगता है, तो आप यूक्रेन में 25 लाख रुपए लगता है, बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे, फंसे हुए। अच्छा, सिंपल सा एक क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से। देखो, सरकार का जो भी है, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप सर? बताइए, कुछ कहेंगे? अच्छा, आप दूसरे तरीके से, आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या क्वेश्चन है? आप बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा यही है, सरकार फेल है, हर मुद्दे पर फेल है, ये सरकार को जाना चाहिए। तो योगी बाबा तो कह रहे हैं 59 मेडिकल कॉलेज नए बन रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि सरकार फेल है। कहने से कुछ नहीं होता, दिख नहीं रहा है, खाली न्यूज़ बन तो रहे दिख रहा है, पेपर में मेडिकल कागज में दिख रहे हैं, ज़मीन पे कुछ नहीं है। कागज में दिख रहे हैं, ज़मीन पे हकीकत कुछ नहीं है। सर किसने बनवाया है अभी? क्या बनवाया? आज तक किसने बनवाया? या आज तक जो बना है पिछली सरकारों ने बनाया, जो कुछ दिख रहा है पिछली सरकारों ने बनाया है, जो कुछ बना है, जो कुछ बन रहा है पिछली सरकारों ने बनाया है। परेशान नहीं होने की बात है, आप जो कह रहे हैं एकदम सही। कॉलेज कितने बने हैं हमको ये बताइए। नए जितने भी बने हैं सब पुराने हैं। हाँ? जब पुराने चल, एक भी नया मेडिकल कॉलेज चालू हुआ हो बताइए।
नया मेडिकल नहीं, पुराने में बताइए हमको। जो पुराने में सरकार में बनाया है, कौन बनाया है? जो बनाया पिछली सरकार ने बनाया, इस सरकार बिजली पहले सरकार देती थी? हाँ बिल्कुल देती थी। हाँ, कितना देती थी? इस सरकार ने एक कितना यूनिट बिजली का कितना कारखाना देती थी? हमको ये हम कहते हैं इस सरकार ने 1 यूनिट बिजली का कारखाना अगर कहीं लगाया तो कोई बताए। अच्छा, पिछली सरकार ने कितने कारखाने लगाए थे? पिछली सरकारों ने बहुत ललितपुर में नया लगाया था और इलाहाबाद में नया लगाया था। 2-3 इलाहाबाद में कारखाना है बिजली का। एनटीपीसी का अभी बैठ रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है। ये बीजेपी बैठा रही है। पिछली सरकार ने लगाया है। सरकार ने ललितपुर में लगाया था। सुनिए, मैं अब बता रहा हूँ, ये बिजली की बात कर रहे हैं ना। और हमारे बनारस को 24 घंटा बिजली देने वाले पिछली सरकार ही है। अच्छा, पिछली सरकारों में कितने घंटे बिजली आती थी? पिछले बीजेपी विधायक हाँ बीजेपी में काम हुआ है। पिछले वाला जो काम है सर बीजेपी में हुआ। मैं जो हुआ मैं एक्सेप्ट करूंगा। काम बिजली की बात नहीं 24। अच्छा, एक सवाल हमें दीजिए। एक सवाल बताइए, पिछली सरकारों में कितने जिलों में या फिर पूरे 75 जिलों में 24 घंटे बिजली आती थी? 14 घंटा बिजली पहले आती थी। 14 घंटे आती थी? नहीं, मैं मिर्जापुर जिले का हूँ, मेरे यहाँ 4 से 5 घंटे बिजली आती थी मात्र। झूठ का प्रोपेगेंडा सिर्फ है, ये सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा। कुछ जिलों में आती अगर थी। इन्होंने 1 यूनिट बिजली का कारखाना कहीं लगाया हो तो बताइए। आप कितनी आ रही हैं? आप कितनी आ सुनिए, मैं जिस विधानसभा का रहने वाला हूँ, मेरे विधानसभा मेरा एक इकलौता इतना पिछड़ा गांव है जहां पर 2012 में बिजली स्टेब्लिश किया गया। 2012 में मिर्जापुर की हालत आज भी पंचर है, वहाँ पे रोड इतने बुरे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश कहीं नहीं मिलेगा। केशव जी तो कहते हैं हम गड्ढा मुक्त कर दिए हैं। गड्ढा मुक्त ये झूठ का पुलिंदा है। आप हमारे साथ चलिए, मैं चैलेंज करता हूँ। आप सिटी छोड़ के चलिए, गाँव में दिखाता हूँ कितने गड्ढे हैं। शहर रोड कोई रोड ऐसा नहीं है, सब रोड गड्ढों से भरा है। हर रोड गड्ढों से भरा है। बनारस में चलिए इनके साथ। बनारस में तो बड़ा विकास हो गया। आप कह रहे हैं बिल्कुल चलिए, बनारस में कह रहे हैं बड़ा विकास हो गया। बनारस में 2-4 रोड नए रोड बने हैं, अच्छे बने हैं, इसको कहते हैं। और ये स्टेशन भी बढ़िया बन गया है, बता रहे हैं। स्टेशन हाँ साफ सफाई हुआ है बढ़िया, लेकिन गांव सिर्फ सिटी का विकास वो कॉरिडोर विकास नहीं है। आप गांव में चलिए देखिए। कॉरिडोर देखिए, गवर्नमेंट उस पे 300 करोड़ रुपया खर्च की है तो किसी मायने से किया है, क्योंकि हमारे कल्चर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य कर रही है, जो भी पब्लिक वेलफेयर के मतलब कार्य कर रही है, हमारे हिसाब से वह उचित है। आएंगे घर पे झाड़ू और- मारने के लिए कि हमारे घर पे झाड़ू ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपने अपनी अपनी बातें रखी। और भाई, अगर आपको ये जो है बनारस के अर्थशास्त्रियों की जो है चर्चा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे। आपका शुभ नाम क्या था? हमारा नाम विवेक सिंह है सर। विवेक सिंह जी का। और आपका नाम? राशिद और विवेक सिंह जी के बीच में जो भी चर्चा पर चर्चा चली है, एंजॉय करिएगा। ये बनारस का अर्थशास्त्र है और ये बनारस के लोगों का अर्थशास्त्र है, काफी मजेदार है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ मैं आलोक, द मिलियंस वॉइस।